हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में। बैंक निफ्टी इंडेक्स को डिस्कस करने का रीज़न ये नहीं है कि हम बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाएं। हाँ, ऑफ कोर्स वी कैन ट्रेड इन बैंक बीज ऑल्सो, जो बैंक निफ्टी का ETF है, जो सभी मेजर प्राइवेट सेक्टर एंड SBI इंक्लूडिंग SBI उनको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की अगर हम ओवरऑल पोजीशन देखें कि किस तरह की सिचुएशन है, यहाँ से ऊपर की तरफ अच्छा खासा ब्रेकआउट नज़र आता है, यहाँ से अच्छी रैली नज़र आती है, या यहाँ से इन्फ्लेशन के चलते और बाकी सब चीज़ों के चलते कोलैप्स होने का नज़र आता है। तो ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ सभी को कि मुझे किसी भी तरह की यहाँ पर ब्रेक डाउन की वाली सिचुएशन नज़र नहीं आती। मुझे ऐसा कोई नज़र नहीं आता कि यहाँ से ज़्यादा नीचे चला जाएगा स्टॉक का, या बैंकिंग स्टॉक सारे ही। बल्कि यहाँ पर 4-5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको यहाँ पर डिस्कस करके हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी रैली यहाँ से बनती है, इंक्लूडिंग बैंक निफ्टी ऑफ कोर्स। तो मैं कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने की कभी भी रिकमेंडेशन या सलाह नहीं देता। तो रिकमेंडेशन तो स्टॉक्स की भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए मैं क्लियरली मना करता हूँ। उसका रीज़न है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए वी नीड टू बी वेरी वेरी डिसिप्लिन्ड। और फ्यूचर एंड ऑप्शन छोटे पैसे के साथ नहीं किया जा सकता। छोटे पैसे से वहाँ पर हम अपनी पोजीशंस को होल्ड करके नहीं बैठ सकते, जो पोजीशंस को शायद हमें होल्ड करके बैठने की ज़रूरत होती है। तो ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है। इसीलिए इक्विटी में ट्रेड करना हमेशा ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पर जो 4 पॉइंट्स हैं, सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन्फ्लेशन के चलते जो लगातार आरबीआई इंटरेस्ट रेट हाइक कर रहे थे। अभी 1 वीक बैक आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी, उस मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में उन्होंने इंटरेस्ट रेट को हाइक नहीं किया। तो ये एक तरीके से सरप्राइज मूव की तरह से देखा गया। और 1 वीक पहले जब न्यूज़पेपर में यहाँ पर खबरें छपी, तो आरबीआई पोजेज इंटरेस्ट रेट हाइक, हम एक बार सर्च करके देख सकते हैं। तो काफ़ी सारे ही न्यूज़पेपर्स ने, सभी ने यहाँ पर इस खबर को पब्लिश किया, इंक्लूडिंग forbes.com। In a surprise move, the Indian Central Bank decided to pause its consecutive rate hikes and keep the benchmark repo rate at 6.5%. The decision taken by the Monetary Policy Committee is an unanimous one, despite inflation is still beyond tolerance level and downside risk from global economic conditions. सेम इकोनॉमिक टाइम्स ने भी यहाँ पर पब्लिश किया, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पॉजेज रेट हाइक बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पॉजेज रेट हाइक, आरबीआई पॉजेज रेट हाइक। तो यहाँ पर ये ऐसा क्यों किया गया, ये बात बिल्कुल साफ है कि जो प्रेशर था यहाँ पर डिमांड को लेकर, क्योंकि आरबीआई को कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करना होता है कि वो यहाँ पर ग्रोथ को भी मेंटेन रखे और इन्फ्लेशन को भी मेंटेन रखे। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर इन्फ्लेशन नहीं रुक रहा है तो आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। उसका इम्पैक्ट ये आएगा, इवन कि अगर लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ते गए तो जो एक्सपेंशन प्लान्स थे, आप ध्यान से समझना इस बात को, जो एक्सपेंशन प्लान्स होते हैं कंपनीज के, जिसके लिए फर्दर फंड की जरूरत होती है, वो यहाँ पर होल्ड पर चले जाते हैं। क्योंकि जिस रेट पर कंपनीज को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए लोन चाहिए, वो उस रेट पर नहीं ले पाते इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से। और वो एक्सपेंशन प्लान्स होल्ड पर चले जाते हैं। एक्सपेंशन प्लान होल्ड पर जाने से जो सप्लाई यहाँ पर और ज्यादा रिवाइव होनी चाहिए इस बढ़ती हुई डिमांड को मीट करने के लिए, वो सप्लाई यहाँ पर मीट नहीं हो पाती। और सप्लाई सप्लाई नहीं बढ़ती है, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट के प्राइसेस हैं वो लगातार और ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। तो ये एक डिफरेंट ही साइकिल में चले जाते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि नेवर एंडिंग इन्फ्लेशन को मीट करने का एक ही तरीका है कि यहाँ पर सप्लाई को बढ़ाया जाए। सप्लाई को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की जो एक यहाँ पर साइकिल या जरूरत शुरू होती है, उसको एक लेवल पर जाकर रोकना होता है। सो दिस इज द वेरी राइट डिसीजन अकॉर्डिंग टू माय अंडरस्टैंडिंग। आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन जो जनरल समझ है उसके हिसाब से जो आरबीआई ने यहाँ पर लिया, इंटरेस्ट रेट को रोकने की यहाँ पर जरूरत थी, सभी तरह की डिमांड को यहाँ पर डिमांड को भी मेंटेन करने के लिए, साथ में इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिमांड को हमेशा कर्ब किया जा सकता है, बहुत सारी डिमांड यहाँ पर इन्फ्लेशन के चलते खत्म भी हो जाती हैं। तो वहां से ग्रोथ भी रुक जाती है और
यहाँ पर सप्लाई भी रुक जाती है, तो बिल्कुल ही सब कुछ इकोनॉमिक कंडीशन सारी रुक जाती हैं। जैसे लगातार इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं उनकी डिमांड थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि जिन लोगों ने ईएमआई पर चीज़ें लेनी है होती हैं, जैसे ऑटो इंडस्ट्री है उसके ऊपर फर्क आता है, या फिर जो रियल एस्टेट है उसके ऊपर भी सीधा सीधा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि जो ईएमआई है हाउस लोन की वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन स्टॉक मार्केट में पैसा आना बंद हो जाता है, क्योंकि एफडी का रेट यहाँ पर बढ़ जाता है और लोगों को लगता है कि अभी फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डालने का अच्छा समय है। तो सभी चीज़ों के लिए ये चीज़ें बेकार होती है, कहीं न कहीं टफ डिसीज़न लेना ज़रूरी है। सो दिस इज़ वन डिसीज़न दैट हैज़ बीन टेकन बाय द आरबीआई एंड दैट इज़ कंसिडर्ड एज़ द राइट मूव। तो ये फर्स्ट रीज़न था। सेकंड रीज़न यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ टेक्निकल पॉइंट की बात करने लगें, तो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पर चार्ट ओपन किया हुआ है। यहाँ ऑलरेडी एक ब्यूटीफुल कप विद हैंडल टेक्निकल पैटर्न यहाँ पर बना हुआ था, और अगर हम इसको वापस से एक बार एनालाइज करें, देन दिस वाज द कप एंड दिस इज द हैंडल। और इसमें अगर हम टेक्निकल टारगेट निकाल कर चलें, तो टेक्निकल टारगेट हमारा यहाँ पर एक अप मूव नजर आता है ब्रेकआउट के बाद 9696 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स का, और इसका अल्टीमेट टारगेट हमारा निकल कर आता है 52,000 के आसपास, और ये हमारा 54,000 के आसपास का हमारा टारगेट निकल कर आता है। ये थोड़ा सा शायद गलत हो गया है, क्योंकि हमें रेगुलर चार्ट लेना था, हमने एल्गोरिथमिक चार्ट नहीं लेना था। 9666 पॉइंट्स का यहाँ पर अप मूव था, 960। तो हम इसको एक काम करते हैं, आपको समझाने के लिए वापस से दोबारा से इसको प्लॉट कर लेते हैं, और जो इसका लोएस्ट लेवल है जहां से लेकर हमें कब तक के जो ब्रेकआउट पॉइंट है वहां तक का डेप्थ लेकर ऊपर प्लॉट करना होता है, हमने वो प्लॉट किया। सो 51,602 इज द टारगेट बेस्ड ऑन दिस। अब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया, और ब्रेकआउट के बाद में वापस से नीचे भी आया। नीचे आने के क्या रीजन है, नीचे आने को लेकर मीन्स मेरे हिसाब से ग्लोबल सिनेरियो था। मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अमेरिका के बाजार क्या शो करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से चीज़ें नीचे आई थी। अब ये हमारा सेकंड पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। फर्स्ट पॉइंट था कि हमारी आरबीआई की पॉलिसी की वजह से अभी इंटरेस्ट रेट का बढ़ाना बंद हो गया है। सो बैंकिंग के लिए ये बहुत अच्छी खबर होती है, क्योंकि लगातार इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते रहते हैं, तब जो लोन की डिमांड है उसकी वो कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ना बंद हो जाए तो वापस से कम होने का भी यहाँ पर हमें सिचुएशन नज़र आती है, और बढ़ना बंद हो जाए, कम से कम ये तो पता चल जाता है कि जो एडवर्स माहौल है इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर, वो कम से कम बंद हो गया है, तो वो एक राहत वाली सिचुएशन होती है। तो बैंकिंग को सीधा-सीधा इम्पैक्ट आता है। अभी वो चीज़ें ठीक हो गई हैं, आरबीआई का डिसीजन है। तो वो फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट था कि जो ऑलरेडी यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पैटर्न बना हुआ है, ये वापस से रिज़्यूम होता हुआ नज़र आता है। क्योंकि वंस अगेन जो हमारा ब्रेकआउट लेवल था कप विद हैंडल का, उससे ऊपर इसने फिर से क्लोजिंग दी है। सो दिस इज द सेकंड पॉइंट जो हमारा यहाँ पर डिस्कस हुआ। एंड थर्ड पॉइंट है जो इसका डाउनफॉल था यहाँ पर। डाउनफॉल को अगर आप देखोगे तो किस तरीके से पूरा डाउनफॉल है, मैं एक बार बाकी सारी चीजें रिमूव कर देता हूं जिससे क्लियरली हमें समझ में आ जाए। सो डाउनफॉल हुआ हमारा, ये नीचे आया, नीचे आने के बाद में ऊपर गया, लेकिन जो इससे पहले हाई बना था उसको इसने ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट नहीं दिया, उसको टच भी नहीं किया। यानी कि लो नीचे आया लेकिन ऊपर उतना नहीं गया। वापस से इसने नीचे आना शुरू किया और ये सेम लेवल तक नीचे आया जहां पर पहले था, फिर ऊपर गया, और वापस से देखा जाए तो पुराने वाले लेवल को इसने फिर से टच नहीं किया, और इस बार इसने नीचे वाला लेवल बनाया। फिर से इसने नीचे आना शुरू किया और पिछली बार वाले लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया नीचे को, तो और ज्यादा बेकार हो गया, और फिर से वापस से ऊपर गया। ऊपर जाने पर अगर आप देखोगे तो वापस से सेम सिनेरियो क्या नजर आता है कि इसने पुराने वाले लेवल को टच नहीं किया, ना ही उसके पास तक गया। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर फर्स्ट रेसिस्टेंस बना, फिर हमारा सेकंड रेसिस्टेंस बना जो दूसरे वाले पहले वाले से नीचे है, फिर हमारा थर्ड रेसिस्टेंस बना जो अगेन सेकंड वाले से नीचे है, फिर हमारा फोर्थ रेसिस्टेंस बना जो हमारा थर्ड वाले से नीचे है। सो वी आर मेकिंग लोअर हाई कंसिस्टेंटली। उसके बाद में फिर से नीचे आया, नीचे आने के बाद में फिर से ऊपर गया। ऊपर जाने पर हम फिर से देखते हैं कि फिफ्थ हाई बना जो पिछले वाले से नीचे है, यानी कि कंसिस्टेंटली यहां पर नीचे आता हुआ नजर आ रहा है, और ये हमारा फिफ्थ हाई था। तो ये फिर से नीचे आया, उसके बाद में फर्दर नीचे गया, एंड इस बार इसने पिछले वाले सारे सपोर्ट तोड़ दिए। यहां पर इसने पहले वाले सपोर्ट ब्रेक डाउन किए थे। सो इट वाज मेकिंग
लोअर लो एंड लोअर हाई। तो यहाँ पर लोअर लो की अगर हम बात करें तो दिस वाज द फर्स्ट सपोर्ट एंड दिस वाज द सेकंड सपोर्ट एंड दिस वाज द थर्ड सपोर्ट यहाँ पर। और हाई की जब हम बात करें तो यहाँ पर फिफ्थ लेवल्स नजर आए, 1 2 3 4 एंड 5, लगातार नीचे जा रहा है कंसिस्टेंटली। और अभी जब वापस से इसने ऊपर जाना शुरू किया तो दिस टाइम जो फिफ्थ यहाँ पर रेसिस्टेंस बना था, इस रेसिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट दिया और इसने फोर्थ को भी ब्रेकआउट दिया। टू रेसिस्टेंस को इसने सिंगल डे यहां पर ऊपर की तरफ को ब्रेकआउट दिया, यानी कि रेसिस्टेंस यहां पर ब्रेकआउट हो गए लोअर लो बनाने के बाद में सीधा। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो एक जिगजैग वे में डाउ थियरी में लगातार चीजें नीचे आ रही थी, वो नीचे आने के साथ में वापस से रिवर्सल यहाँ पर देखा गया, जो बिल्कुल क्लियर रिवर्सल है। और ये रिवर्सल बेसिकली तीन चीजें यहाँ पर डिस्कस कर रहा है। एक, इसने फिफ्थ नंबर के रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ को, फोर्थ नंबर को यहाँ पर रेसिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया, और साथ में जो ओरिजिनल कप विद हैंडल पैटर्न था उसको भी इसने वापस से ब्रेकआउट दिया सेम लेवल को। तो इसने तीन तीन ब्रेकआउट आज दिए हैं और काफी दिनों बाद ऐसा देखा गया है। आज जैसे अगर हम देखें बैंक निफ्टी कितना ऊपर गया, बैंक निफ्टी 1.38% ऊपर गया है। काफी लंबे टाइम के बाद इतना गया है, इससे पहले 31 मार्च को गया था, अदरवाइज छोटा छोटा सा ही ऊपर को अप मूव ले रहा था। तो ये एक अगेन टेक्निकल ब्रेकआउट है जो अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है। इसके साथ में एक और फर्दर पॉइंट है जो नजर आता है यहां पर बैंकिंग स्टॉक्स में, खास तौर से जिन स्टॉक्स को लेकर बैंक निफ्टी बनती है। अगर हम एचडीएफसी बैंक का यहां पर चार्ट ओपन करने लगे, इट विल अगेन ए गुड लर्निंग यहां पर अगर आप देखोगे। सो दिस टाइम जो यहां पर ये वॉल्यूम है, ये अलग ही लेवल की वॉल्यूम है। इससे पहले इस तरह की हाई वॉल्यूम हमारी बहुत टाइम तक नहीं देखी गई। अगर हम 6 मंथ्स का यहां पर चार्ट ओपन करने लगे तो डेली चार्ट ही ओपन करते हैं और 6 मंथ्स का अगर हम चार्ट देखें, यहाँ पर 2022 से लेकर अब तक के चार्ट में इतनी हैवी वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ यहाँ गिरावट में देखी गई थी। अदरवाइज ये आप पूरा वॉल्यूम का लेवल देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर की तरफ को यहाँ पर ड्रैग हो गया था। मैं वापस से करता हूँ, ये पूरा वॉल्यूम आप लेवल देख सकते हो। जितनी वॉल्यूम अभी इस अप मूव में है, इससे पहले इतनी हैवी वॉल्यूम लगातार कभी नहीं देखी गई। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि दिस टाइम जो रैली है वो हैवी वॉल्यूम के साथ है। हैवी वॉल्यूम का यहाँ पर ये इम्पैक्ट है कि अगर बीच में सेलर आ रहे हैं तो उन सेलर की वजह से स्टॉक प्राइस में प्रेशर देखकर स्टॉक प्राइस वापस से नीचे आना शुरू नहीं कर रहा है, यहाँ पर लगातार ऊपर जा रहा है। और ये सबसे प्लस टेक्निकल पॉइंट होता है। जो जिन स्टॉक्स को लेकर बैंक निफ्टी बनती है उनमें इंडिविजुअल लेवल पर भी यहाँ पर अच्छी खासी टेक्निकल स्ट्रेंथ नजर आ रही है। सेम हम कोटक महिंद्रा बैंक में देखते हैं तो कोटक बैंक में भी सेम ही सिनेरियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तो बल्कि गैप अप है, और ये गैप अप आने के बाद में आप ये देखो 3 दिन पहले मीन्स डे बिफोर यस्टरडे यहाँ पर गैप अप के साथ में ऊपर आया, गैप अप पर ही खुला, मीन्स वहीं पर ओपन हुआ, वहीं क्लोज हुआ, और नेक्स्ट डे सेम लेवल को मेंटेन किया एंड नाउ टुडे फर्दर स्ट्रेंथ के साथ इसने ऊपर जाना शुरू किया। तो ऊपर से नीचे आने के बाद में एक इतने बड़े गैप के साथ चीजें चलना और यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाकर 2 दिन बाद कंसोलिडेशन के साथ वापस ऊपर चलना शुरू करना, अगर इसको आप थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको मैं फर्दर कुछ दिखा पाऊंगा कि किस तरीके से इस स्टॉक ने एक ही रेंज में यहाँ पर कंसोलिडेट किया गैप अप के बाद में, और कंसोलिडेट करके जितनी भी सेलिंग प्रेशर आया होगा उसको सबको एब्जॉर्ब करके उसके बाद में वापस से निकलना शुरू किया। फर्दर हम यहाँ पर देखेंगे कि आईसीआईसीआई बैंक में किस तरह का माहौल है। आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर हम डेली चार्ट पर देखते हैं तो डेली चार्ट पर आपको सेम ही सिनेरियो नजर आएगा जो एचडीएफसी बैंक में था। हैवी वॉल्यूम लगातार बढ़ते रहना, यहाँ पर लगातार कंसिस्टेंटली वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रही है, और इतनी वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो इससे पहले नहीं देखने को मिली। हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की और इस लाइन को हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, जैसे वॉल्यूम पर लगा लेते हैं जितना वॉल्यूम रहता था। तो ये एक पर्टिकुलर लेवल आप देख सकते हो कि ये जो अभी फिलहाल लास्ट 15 डेज की वॉल्यूम है इस पूरी जर्नी की, ये बिल्कुल ही हैवी वॉल्यूम है। और यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ जो बॉटम बना वो भी अपने आप में सिग्निफिकेंस रखता है कि हैवी वॉल्यूम के साथ बॉटम बना, उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ और लगातार वॉल्यूम बढ़ती जा रही है, यानी कि जितना भी माल बिकने के लिए आ रहा है सारा का सारा एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जो बिग प्लेयर्स हैं इस बात को फील कर रहे होंगे कि
जो बैंकिंग स्टॉक्स है वहाँ पर आरबीआई में भी पोजिंग द इंटरेस्ट रेट हाई जो लगातार हो रहे थे, और यहाँ पर शायद जो बैंकिंग इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो शायद यहाँ पर ठीक होनी शुरू हो रही है। तो ये 4-5 टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिसके चलते यहाँ पर सीधा-सीधा अपमूव वापस से रिज़्यूम होता हुआ नज़र आता है, और बैंक निफ्टी का जो ओरिजिनल टारगेट था यहाँ पर हम उसकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आते हैं। जो ओरिजिनल टारगेट था उसको हम एक बार फिर से अगर यहाँ पर मैप करने लगें, देन दिस ओरिजिनल टारगेट वाज़ 52,000 ऑलमोस्ट 51,000 समथिंग था, तो वहाँ की तरफ को जर्नी ये सीधी-सीधी नज़र आती है। आई एम बुलिश ऑन ऑल दीज़ स्टॉक्स, लेकिन एक बात मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि जब कभी हम शॉर्ट रन में इस तरह की रैली देख लें, तो वहाँ हमें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इमीडिएटली जंप अप करके बाय करने से हमेशा बेटर होता है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपनी सीखी हुई स्ट्रेटजीज के बेस पर हम यहाँ पर काम करें। स्ट्रेटजीज आप अपनी खुद से अपने हिसाब से यहाँ पर डेवलप कर सकते हो। अपने पैरामीटर्स होने चाहिए कि जब टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स इस तरह से बिहेव करेगा, देन ओनली आई विल मेक द पोजीशन, या ऊपर से इतना ब्रेकआउट डाउन होगा तब मैं पोजीशन बनाऊंगा, या लाइफ टाइम हाई से इतना नीचे होगा तब पोजीशन बनाऊंगा, या रेक्टेंगल यहाँ पर एक टेक्निकल जो ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न्स हैं वहां से अगर ब्रेकआउट देगा तो हम बनाएंगे, या ट्रायंगल से बनाएंगे, वो आप यहाँ पर कर सकते हो। और आप पर्सनलाइज क्लासेस जो अपनी होती हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर 6 सेशंस में ऑनलाइन होता है सब कुछ, 3 आवर्स ईच क्लासेस होती है। 6 सेशंस में आप एक बुके बनाकर जो मैं सिखाता हूँ यहाँ पर, जिसमें टेक्निकल बिजनेस एनालिसिस, फाइनेंशियल्स और ओवरऑल स्टॉक मार्केट का जो ऑपरेटर्स का गेम है कि किस तरीके से वो प्ले करते हैं, वो सारी चीज़ें कवर होती हैं। तो सीखने के बहुत सारे तरीके हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर भी 500 प्लस वीडियोज़ हैं। सभी वीडियोज़ में मैं इतनी ही डिटेल में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ जितनी डिटेल में आज की वीडियो में मैंने किया है। तो यहाँ मेरा काम सिखाना है, आपका काम सीखना है। बिना सीखे किसी भी काम को किया जाए तो सक्सेस नहीं आती। यूट्यूब के माध्यम से आप इन सारी वीडियोज़ को वापस से देखकर अपने नोट्स बनाकर अपनी लर्निंग को अच्छा कर सकते हो, और यही मेरी मीन्स ख्वाहिश है कि हम सब मार्केट में गैम्बलिंग को हटाकर एक सिस्टमैटिक अप्रोच से स्टॉक मार्केट को एक बिज़नेस बनाकर तब यहाँ पर काम करें। तो आप सबका साथ चाहिए यहाँ पर किस तरह से कि हम हिंदुस्तान को तभी ग्रो कर सकते हैं जब इंडिविजुअल लेवल पर हम अच्छे बिज़नेसमैन बन जाएँ। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग नहीं बनाकर, बल्कि एक सोचे समझे तरीके से काम करना हम यहाँ पर सीख जाएँ। तो आप शेयर करते रहिए, दोस्तों के साथ कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।